औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बाफज़ल रब्बी हस्बे रिवायत साबका आज हम आर्टिकल 114 से 116 तक पढ़ेंगे। 114 से लेकर 116 तक मौजू होगा कानून शहादत आर्डर का लॉ ऑफ एस्टॉपल ESTOPPEL। हस्बे रिवायत आप लोगों को जैसा कि साबका पहले बताया हुआ है कि थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो आज रिवाइज का ओवरव्यू थोड़ा सा मैं इस लिहाज से देना चाहता हूँ कि जो कुछ आज तक हमने पढ़ा, सुना, समझा, देखा, यकीन किया, जो वालिदैन ने हमारी आज तक तरबियत की, बिलखसूस समझाने की खातिर मैं मुसलमान होने के नाते आप लोगों से छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, सिर्फ समझने समझाने के लिए। जैसा कि आम तौर पर हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, आप लोग देखें कि इसमें 2 दफ़ा लफ्ज़ आया है अशहदु अल्लाह, मैं शहादा देता हूँ। ज़ेर बहस मौजू क्या है? कानून शहादत आर्डर है। अब इसका नाम रखा गया कानून शहादत और इसे मैं मुंसलिक कर रहा हूँ कलमा के साथ। इसका क्या ताल्लुक बनता है? अपने तौर पर थोड़ा सा सोचें समझें। जो अल्लाह पाक ने मुझे इस्तात दी है, समझ बूझ दी है, खुदा की ज़ात नाराज़गी से बचाए, कमी बेशी से बचाए, क्योंकि ये ऐसे हसास मामलात होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इंसान खरबों दफ़ा तौबा तैब हो, लेकिन ये समझने समझाने के लिए इंसान के इंटेंशन का पता लग जाता है कि हम आलिम नहीं हैं। लेकिन दीन इस्लाम अल्लाह का दीन बहुत आसान दीन है, हम सब लोगों के लिए समझने के लिए बहुत आसान है। कुरान पाक भी बहुत सादा ज़बान में, सादा अल्फाज में है अगर उसका हम तर्जुमा देखें। तो आप लोगों से गुजारिश मैं कर रहा था, शहादत, कानून शहादत आर्डर में बेहतरीन शहादत उस गवाह की होती है जिसने वाकया को देखा हो, सुना हो, समझा हो। अल्लाह ताला ने जो कॉमन सेंस हवा से खमसा इंसान को अता की है, उसके लिहाज से वो बेहतरीन यकीन करे कि उसने देखा है और समझा है, और उसके हवा से खमसा ने उसका साथ दिया है। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। भाई मेरे, शहादत का मतलब ये है जो कलमा में हमने दी है, अल्लाह को अपना गवाह बनाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि ऐ मेरे खालिक के कायनात, हम शहादत देते हैं। क्या मतलब है? हमें यकीन है तेरी किताब पर। अब इल्म गैब क्या है? कुरान पाक इस बाबत क्या फरमाता है? अब एक साहिब किरदार इंसान की आप बात करें, अल्लाह की ज़ात हमारा किरदार बहुत आला करे। जिस इंसान ने कभी झूठ ना बोला हो, जिसका रिज्क पाक है, बेहतरीन आला खसूसियात का वो हामिल शख्स है, अमूमी तौर पर हम सोसाइटी में उसको कहते हैं कि देखें जी बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। उसका मामलात देखें, उसके इखलाक देखें, उसका रिज्क देखें। अब उस इंसान का यकीन है आखिरत पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। अब वो इस कलमा की जीती जीती जागती तस्वीर है। आखिरत का मामला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करना है, उसकी ताकत है, उसका अख्तियार है। लेकिन बाज़ाहिर सिर्फ समझने समझाने के लिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कानून शहादत आर्डर शहादत को डील करता है। शहादत बेहतरीन वो है जिसे इंसान ने देखा हो, सुना हो, समझा हो। इसकी मुख्तलिफ अकसाम हैं, डॉक्यूमेंट्री है, ओरल है, सेकेंडरी एविडेंस है। शहादत कहाँ से बनती है? फैक्ट्स से बनती है। फैक्ट्स क्या होते हैं? इंसान की कैफियत, हालत, वाकयात, कब, कहाँ, कैसे हुआ, जमीनों के मामलात हैं या फौजदारी मामलात हैं, इंसान ने क्या सोचा समझा,
मजीद ये कि कौन सी शहादत कहां पर आ सकती है, कानून ने किस को माना है और किस को नहीं माना, बेहतरीन गवाह कौन है, किसकी शहादत हो सकती है किसकी नहीं हो सकती, अदालत का क्या अख्तियार है, अदालत कौन सी शहादत को क्या दर्जा देगी, क्या कोई एक्सेप्शंस भी हैं पूरे कानून की? हाँ हैं। 111 से 113 तक हम पहले पढ़ चुके हैं। ये ओवरव्यू है छोटा सा, जो मैंने एक अमलन आप लोगों का एक विजन मजीद वसी बढ़ाने के लिए किया है। जैसे भी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और ख़ास कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की अजीम तरीन हस्ती का जिक्र हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैसे फजीला चीज़ है। अब आज का आप मौजू देखें, मैंने इसको टॉपिक को उन्वान दिया है आज के इस मौजू को, लाभ एस्टापल आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, सुना है, समझा है। हमारा अब इसका उर्दू में जो मफहूम बनता है लॉ ऑफ एस्टापल का, अगर 114 को हम उर्दू में देखें तो इसका क्या मफहूम बनता है या इससे क्या मुराद है? अमर माने तकरीर मुखालिफ। अब ये बाब 8 है, इसको मैंने थोड़ा सा अपने तौर पर प्रिसाइज करना है ना, अपने प्रिसाइज करना सीखना है सब चीजों से। मैंने जानबूझ के एक चीज लिखी है, छोटी सी इबारत, अदालत से सिर्फ एक बात, कोई होशियारी कोई चालाकी नहीं। अब बाज औकात अदालत में ऐसे मामलात और हालात आते हैं जिस पर फरीकैन यू टर्न लेते हैं कि उनका मफाद कहाँ पे है या उनका हक कैसे पैदा हो सकता है या वो अपना हक कैसे ले सकते हैं। इस पर भी सेटल्ड लॉज हैं, सेटल्ड नॉर्म्स हैं जो हमें सब ये चीजें बताते हैं। अब आप लोगों ने, मैंने कल से नोट कर रहा हूँ आप लोगों के फीडबैक का, माशाल्लाह आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। और कल के बिलखसूस दर्स को जो 111 से 113 तक का था बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, आप लोगों ने जजमेंट्स की काफ़ी तारीफ की, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह की ज़ात आप लोगों के इल्म में मज़ीद इजाफा करे और मेरे मेरे लिए भी बिलखसूस दुआ किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ पर रहम करे, हद से ज़्यादा करम और रहमत करे। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम आगे लेके चलें, इल्म के पाकीज़ा नूर को आगे फैलाएं। तो जजमेंट मैंने आज का जो तरीका कार रखा है थोड़ा सा हट के, जैसे कल आप लोगों को बताया था। हम पहले आज अल्लाह की खास रहमत से जजमेंट थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, ब्रीफ फैक्ट्स कुछ के मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा ताकि आप लोगों का जहन बन जाए कि लॉ ऑफ एस्टापल क्या होता है, पाकिस्तान में राइज फौजदारी कानून में इसकी क्या अहमियत और फजीलत है और दीवानी कानून में इसका क्या दर्जा है। अब ये केस लॉ पहला आप देखें जो स्लाइड पर इस वक्त चल रहा है, क्या है केस लॉ? अब ये देखें, मोहम्मद अमीन वर्सेस स्टेट, रिपोर्टेड है 2019, PCRLJ लाहौर, पेज है 412। की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, फिर आप लोगों को फैक्ट्स भी मुख्तसर जरा बताता हूँ। अफेंस अंडर सेक्शन 9A 9C। थोड़ा सा हैरान हुआ जब ये केस ला पढ़ना शुरू किया, अमूमी तौर पर बंदे को सजा तो 9C में होती है या 9B में होती है, लेकिन ये दो किस तरह आ गए, हैरत हुई। लेकिन मजीद जरा तफसील जब देखी तो फैक्ट कुछ ये थे कि उस बंदे से चर्स भी बरामद हुई और हेरोइन भी बरामद हुई। चर्स की मिकदार इतनी थी कि 9C का केस बनता था, हेरोइन की मिकदार इतनी थी हेरोइन की कि 9A का केस बनता था। FIR सिर्फ एक हुई, ऑफेंसेस दो लगाए गए, बिल्कुल सही लगाए गए क्योंकि दो जुर्म हो गए ना, एक दूसरे के साथ मिलाया नहीं जा सकता था। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 सेक्शन 510 को CRPC को डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 114 QSO तो आज हम पढ़ रहे हैं, इसको डिस्कस किया गया है। रिकवरी ऑफ नारकोटिक्स को डिस्कस किया गया है, रिपोर्ट ऑफ फोरेंसिक साइंस एजेंसी। अब मेन देखें असल चीज, एस्टॉपल अगेंस्ट लॉ, copy of report was produced, objection was raised and withdrawn, application for summoning of witness, conviction, withdrawal of objection by accused did not amount to waiving of right of questioning
admissibility of report during evidence. No concept of waiver or estoppel existed. इंतहाई गौर से सुने और देखें। अभी वजाहत करता हूं, पहले पढ़ लें। अगेंस्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड स्पेशली इन क्रिमिनल लॉ, क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज डिसाइडेड इन क्रिमिनल केसेस। इसके मुख्तसर हालात ये हैं कि एक मुलजिम से बरामद हुए मंशियात, पर्चा हो गया, ट्रायल चल पड़ा। अब फोरेंसिक साइंस की जो रिपोर्ट आनी थी ना, उसकी कॉपी पेश कर दी गई। सवाल उठा ओरिजिनल कहाँ है? प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि जी ओरिजिनल नहीं है। मीनवाइल प्रोसीडिंग में जो बात सामने आई, अब मुलजिम की तरफ से ऑब्जेक्शन रेज की गई कि जी ये एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है। तो मीनवाइल क्या हुआ, प्रोसिक्यूटर साहब ने एप्लीकेशन भी लिख ली साथ ही तलबी गवाहान की। तो तलबी गवाह में मजीद आप तफसील में देखेंगे, शायद वो इसको फोरेंसिक साइंस वाले बंदे को बुलाना चाहते थे, लेकिन अदालत ने इसका ये तरीक़ाकार निकाला जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग हुई। मुलजिम के वकील साहब ने वो ऑब्जेक्शन विड्रा कर ली और प्रोसिक्यूटर साहब ने भी एप्लीकेशन विड्रा कर ली, तो वो खारिज हो गई, मुलजिम को सजा हो गई। अब मामला उन पर अपील में चला गया। यही एतराज़ आया कि जी असल रिपोर्ट पेश नहीं की गई। हर फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें एक मामला होता है, इसमें पाकिस्तान का पूरा लॉ, मुख्तलिफ जो इसकी एप्लीकेशन कवानीन की होती है, सारी चीज़ अच्छे तरीके से डिस्कस होती है। आप देखें ना, इसमें लॉज कौन कौन से आ रहे हैं? QSO है, CNSA है, CRPC है। अब अपील में मुलजिम के वकील ने यही कहा कि जी अपील अगेंस्ट कन्विक्शन में कि जी असल रिपोर्ट नहीं पेश की गई। और वहाँ जो प्रोसिक्यूटर साहब थे, DPG साहब वगैरह होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी रिपोर्ट की बाबत ये अब बात नहीं कर सकते, असल इन पर एस्टॉपल लागू होता है। नीचे इन्होंने एतराज़ किया था, लेकिन एतराज़ को विड्रा कर लिया। तो ये अपने अल्फाज के पाबंद हैं। अब ये और बात या वही बात दोबारा नहीं कर सकते। इस पर इस जजमेंट में जज साहब ने सारे फैक्ट्स लिखे हैं जो पाकिस्तान के कानून के हैं कि जो डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ पेश होना चाहिए था, उसका वैसा ही तरीक़ाकार है। अगर विड्रॉल हो गई है दरखास्त, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस डॉक्यूमेंट की जो हैसियत या जो कानूनी तरीक़ाकार बयान किया गया है वो पूरा हो गया है। अब उन्होंने लिखा जो पहले पढ़ा है, नो कंसेप्ट ऑफ वेवर और एस्टॉपल एग्जिस्टेड अगेंस्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ पर कोई एस्टॉपल का कानून नहीं है। नोट्स आप लोग बना लें, एस्टॉपल की मुख्तलिफ अकसाम लिखेंगे। अब ये सवाल पैदा हुआ, अब देखना लॉ की एप्लीकेशन QSO इतना वास्ट, इतना बेहतरीन प्रोसीजर है, इतना बेहतरीन कानून है। मैं तो ये अदब से गुजारिश करता हूँ कि तकरीबन हर केस लॉ में ये डिस्कस होते हैं। हर से मुराद ये है कि जो भी मैटर इन इशू ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, शहादत की बाबत कोई बात आ जाती है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ना, इसकी बाबत बात हुई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ये मामला डिस्कस किया गया। क्योंकि फौजदारी कानून में बुनियादी बात होती है ना, लाइफ एंड लिबर्टी का मामला होता है, कहते हैं जी कानून के मुताबिक करें। ये क्या हुआ कि मुलजिम ने अगर ऑब्जेक्शन विड्रा कर लिया है तो वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन लॉ समझा जाएगा। ये था जी हमारा पहला केस लॉ। उसके बाद हम दूसरा नेक्स्ट देखते हैं अल्लाह की खास रहमत से कि उसके बाद कौन सा है। अब उसका टाइटल सुने, नियामत अली वर्सेस गुलाम जिलानी। रिपोर्टेड है PLD 2019, लाहौर, पेज है 717। की पॉइंट्स क्या है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 42 दावा दायर हुआ, डेक्लेरेटरी सूट होगा यकीनन। आर्टिकल 114 लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट का, ऑर्डर 41, रूल 33, जनरल पावर ऑफ अटर्नी रेक्टिफिकेशन। अब ये मैंने सारी चीजें पढ़ी हैं आप लोगों के सामने। अब इसका बताना, मफहूम देना क्यों मुराद है। पता क्या हुआ, फैक्ट्स कुछ इस तरह, अदालत में गए, दावा दायर हो गया जी। दावा अब दायर कर दिया लीगल एयर्स ने। कोई इंसान था, उसने जनरल पावर ऑफ अटर्नी किसी के हक में दे दी। सब्सिक्वेंटली जिसको जनरल पावर ऑफ अटर्नी दी, उसने आगे जमीन बेचना शुरू कर दी।
मामला चलते गए। मीनवाइल कोई प्रियम्पशन का दावा भी हुआ, जिसमें वो असल बंदा जिसने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था वो भी किसी अदालती कार्रवाई में पेश हो गया। उसने तस्लीम किया कि जी मैंने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। ठीक है जी, मामला चलते गए। अब असल बंदा फौत हो गया, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वाला, 20-30 साल का अरसा गुजर गया। अब उसके वर्सा खड़े हो गए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अदालत में आ गए कि जी वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी फिक्टिशियस था, फॉल्ट था, कॉन्कॉक्टेड था, तो वो जो इंतकालात वगैरह हुए सारे सारे जैली फर्जी हैं उसकी बुनियाद पर, तो वो सारे कैंसिल कर दिए जाएं। अब अदालत ने इसमें होल्ड किया था कि जब वो बंदा एक दफा अदालत में पेश हो गया, रेटिफिकेशन उसने कर दी, अपने उस पहले फेल की, मान गया, और लिमिटेशन एक्ट में आप हैं तो इतने अरसे बाद आप आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इतने अरसे बाद आप आ रहे हैं, किस कैपेसिटी में आ रहे हैं? ऊपर अपील में गए थे, रिवीजन सॉरी अपील में 96 सीपीसी के तहत, ऑर्डर 41 रूल 33। लॉ ऑफ एस्टापल इस पर यह लागू हुआ कि रेटिफिकेशन हो जाती है। एक दफा आप लोगों ने जो काम कर दिया, आपके वारिस ने, इतने अरसे बाद आप आ गए हैं, तो लॉ ऑफ एस्टापल के तहत आपका काज ऑफ एक्शन नहीं बनता। बार्ड बाई लॉ है आपका दावा, लॉ ऑफ एस्टापल एस्टापल के ताबे अदालत ने यह डिक्लेयर किया। उसके बाद नेक्स्ट हम केस लॉ देखते हैं, रहीम खान वर्सेस गुलाम बादशाह 2019 MLD 496 एबटाबाद। ये ना खैबर पख्तूनस्तान जो हमारा पहले सुबह सरहद कहलाता था ना, इसका नाम चेंज हो गया। जैसे हमारे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट है लाहौर, इसके फिर बेंचेज हैं हमारे रावलपिंडी में, मुल्तान में, भावलपुर में। इसी तरह ऑनरेबल जो केपी के हाई कोर्ट है उसका सर्किट बेंच है एबटाबाद में। जैसे यहाँ हमारे सर्किट बेंच जब भावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी बैठते हैं, रिपोर्टेड केस आ जाता है, इन शहरों के नाम लिखे होते हैं। सिमिलरली एबटाबाद का भी नाम इस वजह से लिखा गया है। अब लैंड रेवेन्यू एक्ट था जी इसका खैबर पख्तूनस्तान का 1967, जैसे हम पंजाब का पढ़ते हैं, इन्होंने अमेंडमेंट कर ली, अगरचे ये फेडरल लॉ था लेकिन सूबे अमेंडमेंट कर लेते हैं, अख्तियार है इनका। सेक्शन 42 उसी का खैबर पख्तूनस्तान कानून का, आर्टिकल 114 QSO। अब देखो ना, एप्लीकेशन फॉर कंपैरिजन ऑफ थंब इंप्रेशन, लॉ ऑफ एस्टेपल कहाँ कैसे आ जाता है, गुजारिश सुने। पार्टी ने दावा दायर कर दिया, अब ये दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के खिलाफ दावा दायर कर दिया था। अब एक पार्टी कहती है कि जी जो डॉक्यूमेंट इन डिस्प्यूट है इस पर जो सिग्नेचर है मेरे, मुद्दई कहता है कि अगर ये इनकी कंपैरिजन कराया जाए फोरेंसिक साइंस एजेंसी से, जो रिपोर्ट आगे मैं मानूंगा, अगर ये थंब इंप्रेशन मेरे हैं तो दावा मेरा खारिज कर दिया जाए और मुद्दा ने जो दूसरा दावा दायर किया वो उनका डिग्री कर दिया जाए। अब अदालत इस बात पर आ जाती है, नमूना जात अंगूठा के लेकर भेज दिए जाते हैं फोरेंसिक एजेंसी में, वहां से वो उसके आइडेंटिफाई हो जाते हैं, मुद्दई के हैं, इन फैक्ट्स पर दावा डिग्री हो जाता है। अब इसके खिलाफ अपील होती है, लेकिन अपील में ऑनरेबल अपीलेट कोर्ट रिवर्स कर देती है फैंडिंग। क्या लिखती है, रीजंस क्या है, ऑन द ग्राउंड दैट एक्सपर्ट एविडेंस ओपिनियन वाज नॉट कंक्लूसिव ऑन द फैक्ट इन इशू। अब जो मोड ऑफ पार्टीज था, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बाद में डिक्लेयर किया कि पार्टीज ने अपनी मर्जी से किया, सेटल किया। जब एक लफ्ज अपने मुंह से कह दिया बामुताबिक कानून वो ठीक है, तो आप होशियारी चला के अब क्यों देख रहे हैं या दूसरी बातों की तरफ क्यों आ रहे हैं? होशियारी चलाकी यही होती है जो शुरू में आप लोगों को बताया है कि भी आप ऐसा ना करें, जो एक दफा कह दिया था उस पर आ जाएं। शर्तन कहा था ना कि जी अगर ऐसा हो जाए तो मैं मान लूंगा, ठीक है। अब फोरेंसिक साइंस ने बेहतरीन रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट में लिखा है कि उसके से ये उसका अंगूठा है, तो ये हो गया था इसमें तय। लॉ ऑफ एस्टेपल इन हालात में लागू होता है। अब उसके बाद आप देख लें, केस लाया जी ट्रेड एंड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस दीवान शुगर मिल्स, PLD 2018, सुप्रीम कोर्ट 828। अब इसका ना इख्तिसार के साथ लेक्चर काफी लंबा हो जाता है, फैक्ट्स केस के नहीं बताऊंगा, वो आप लोग जरा तहकीक करें, मुझे खुशी होगी, अपने तौर पर जरा पढ़ें, अगर कोई सवाल पैदा हो तो मुझे बताइएगा। अब सेक्शन 1011 CPC
क्या है ये रेस सब जुडिस रेस जुडिकाटा। अब ये उसमें हवाला है सिर्फ आर्डर 2 रूल 2 का, लेकिन मैंने आर्डर 9 रूल 9, आर्डर 22 रूल 9, आर्डर 23 रूल 1 जानबूझ के इजाफे में लिख दिया है इन नोट्स में। अब क्यूएसओ आर्टिकल, अब इसका क्यूएसओ का आर्टिकल वही है 114 समझें। आर्टिकल 10A क्या है ये फेयर ट्रायल पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो भी मामला गया, इन सारे सेक्शंस ऑफ लॉ, आर्टिकल्स ऑफ लॉ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिस्कस किया है। अब जो असल चीज मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूं वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन क्या है? वेरी सिंपल, आप लोगों को मिसाल देता हूं कि कोई मुद्दई है, उसके पास ऑप्शंस हैं लॉ इन मोशन करने के लिए, 2 या 3 रास्ते हैं, मिसाल दे रहा हूं। लेकिन कानून का तकाजा यह है कि भाई आप एक रास्ता अडॉप्ट करें, ऑप्शंस है ना उसके पास, तो उसने इलेक्ट कर लिया प्रोसीजर कोई भी। अब जब उसने अडॉप्ट कर लिया, एंड तक गया, उसका कुछ नहीं बना, वो नए रास्ते पे शुरू हो गया। कानून ने कहा कि नहीं जी आपके पास ऑप्शन थी, अब लॉ ऑफ एस्टेपल आपको रोक रहा है। जरा तहकीक में आप लोग मजीद देखिएगा कि इलेक्शन की डॉक्ट्रिन क्या है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ अदर प्रोसीडिंग्स, जो दूसरी कार्रवाइयां वगैरह थी उसको रोक दिया गया कि भैया आप दूसरी कार्रवाई में नहीं आ सकते। अब इस बात को जरा मजीद खोलें ना, क्या है ये रेस सब जुडिस है। एक दफा मामला चल रहे हैं तो नया दावा पार्टी दायर नहीं कर सकती, जिसमें फ्री कैन एक है कि पार्टी एक है, काज ऑफ एक्शन एक है, प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट एक है, 11 रेस जुडिकाटा है। एक दफा एक काम खत्म कर लिया, हो गया, अब दोबारा नए सिरे से तो हम नहीं आ सकते। अब आर्डर 2 रूल 2 का जो रिलीफ मांगे एक दफा मांगे, जो छोड़ दिया वो खत्म। अब ये तो नहीं है कि जो रहता है उसकी बिना पर दूसरा दावा दायर कर दें। आर्डर 9 रूल 9 को देखें, दावा खारिज हो जाता है तो उसकी बहाली की दरखास्त दें, दोबारा की इजाजत नहीं है, लिमिटेशन का इसमें आ जाता है। अगर लिमिटेशन पीरियड गुजर गया, इसके सारे हालात वाकयात देख लें। 22/9 वाला क्या है, आर्डर 22 रूल 9 इंसॉल्वेंसी वगैरह को डील करता है, इंसॉल्वेंट को। आर्डर 23 वाला सुलह हो गई है जी, ठीक है जी, दावा विड्रॉ किया विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो आप उसी काज ऑफ एक्शन पर दोबारा दावा दायर नहीं कर सकते। अब मजाक तो नहीं बनाना ना कानून को, एक प्रोसीजर है पहले मुकर्रर कर दिया गया है तो उसके ताबे चलें। फिर अपनी तरफ से दोबारा ना अदालतों का, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का मसला होता है कि एक दफा एक मामला खत्म हो गया है या एक तरीका कारहुजा कर दिया गया है, अपनी मर्जी से दोबारा नहीं आना। अब तो हो गया ना, हो गया आपको। अब फेयर ट्रायल का भी वही उन्होंने प्रोसीजर तरीका कार बयान किया गया है। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट है प्रीमियर इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस कराची शिप यार्ड 2017 YLR 1551। सिंध का है ये, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सिंध। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शंस क्या हैं, 130 ए कैपिटल और 135 ए कैपिटल। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल राइट। अब ये लफ अल्फाज मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, लिखा है, ये टर्म्स हैं सिविल की, बहुत मशहूर सिविल लॉ की, इंटरव्यू में कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। एज ए गुड स्टूडेंट ऑफ लॉ आप लोगों को इनका पता होना चाहिए कौन कौन से राइट्स ट्रांसफरेबल हैं। अब लेटर ऑफ सबरोगेशन क्या होता है, कंपनीज जो इंश्योरेंस वगैरह है ना, या जो हमारी कारपोरेट प्रैक्टिस होती है उसमें ये अक्सर आ जाते हैं। सीएलसी में आप जरा देखा करें, जो सिविल लॉ केसेस है ना उसमें, और इनका कारपोरेट वाले भी हो गए हमारे लॉ डिसीजन सीएलडी वाले। इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर बीइंग सबरोगेटेड। अब सबरोगेशन का क्या मतलब है, एक हक दूसरे को दे देना, महकूमी, एक से दूसरे में चले जाना। कैन सू टॉर्ट फीजर इन इट्स ओन नेम। टॉर्ट फीजर क्या है, टॉर्ट्स की अकसाम कौन कौन सी हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखें, सेक्शन 151 161 क्या है, वही बात 114 यूएसओ 120। अब देखें बेली क्या होता है, आज के टॉपिक में हम इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, कंसेप्ट आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा।
नेग्लिजेंस क्या है, ऑनर्स टू प्रूफ क्या है। इसका ना शिप का कोई मसला था, कोई बहरी जहाज था, 2 लोगों ने खरीदा था, वो खराब हो गया। अब वो इंश्योर्ड था, इंश्योरेंस कोई कराई हुई थी, तो इनका डिस्प्यूट चल पड़ा इंश्योरेंस कंपनी का और जो मुद्दई थे खरीदने वाले। अब जो बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन होती है ना, जहाँ जायदाद की कीमत बहुत ज्यादा होती है, जहाज वगैरह को आप समझ लें, तो उसमें काफी कंपनीज, काफी इसमें मामलात होते हैं, मिडल मैन होता है, थर्ड पार्टी होती है जो ये सारे काम सर अंजाम देते हैं। अब नेक्स्ट देखें जी। अब ये आ गया हमारा आर्टिकल 114। इसको पढ़ने से पहले मैं और गुजारिश करूंगा, ये कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने जानबूझकर लिखी है, वो क्या है भला, ज़र मुबादला क्या होता है। अक्सर आप लोग ऐसे बेदा वे गुजारिश कर रहा हूँ, कहते हैं ना सर जनरल नॉलेज बेहतर कैसे होगा। पाकिस्तान में अंग्रेजी अखबार डॉन है और न्यूज़ है। डॉन को अमूमी तौर पर जनरल स्टूडेंट तबका ज़्यादा पसंद करता है, तो उसमें जो बिजनेस न्यूज़ होते हैं ना, उसको ज़रा देखा करें। यही अगर इनको उर्दू में आप करेंगे, यही आपको समझ आ जाएगा। ज़र मुबादला क्या है, हुंडी क्या होती है। वेरी सिंपल। हुंडी को नेक्स्ट भी आप लोग देखेंगे, मिसाल दे रहा हूँ। गैर कानूनी हुंडी, लीगल हुंडी क्या है। जो हमारे पाकिस्तानी, मिसाल दे रहा हूँ, सऊदी अरब में, इंग्लैंड में रहते हैं, उनकी फैमिलीज देहातों में रहते हैं, ज़्यादा इनको आईटी का पता नहीं होता, तो सिंपल फ़ोन पे कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में जिस बैंक में इनका अकाउंट है वहाँ चले जाएं, आपको पैसे मिल जाएंगे। अब वो बंदा जहाँ इंग्लैंड बैठा है, सऊदी या दुबई बैठा है, वहाँ से पैसे भेजता है, ये बैंक से ले लेते हैं। ये क्या है, हुंडी का कारोबार है। गैर कानूनी भी होता है, जो हमारे पाकिस्तानी दुबई बैठे हैं, सऊदीया बैठे हैं, फ़ोन के ज़रिए कह देते हैं जी आप फ़लाँ शहर चले जाएँ, जो उम्मी तौर पर उनका अपना शहर होता है, तहसील में तो ज़िले का कह देते हैं, फ़लाँ बंदे से पैसे ले लें। ये कस्टमर है, गैर कानूनी है। गवर्नमेंट इस पर एफआईआर वगैरह भी होते हैं मुतलका कानून के ताबे हुंडी पर। चेक क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज को हम पढ़ेंगे। सिग्नेचर्स क्या होते हैं, किसके होते हैं। सऊदी अरब दुबई कानून का वैसे ही हवाला दिया है, जो हमारे पाकिस्तानी जाते हैं ना, वैसे गपशप में उनसे बातें होती हैं। वहाँ चेक पर इतने सख्त कवानीन क्यों हैं, दुबई की मैं बात कर रहा हूँ। चेक वहां दिया, चेक डिसऑनर हो गया, वो बंदा कोर्ट में काजी साहब के पास चला जाता है। काजी साहब सिर्फ 2 सवाल करते हैं, ये सिग्नेचर आपके हैं या नहीं है, और वो बात ही नहीं करते, नहीं जाते पैसे देने हैं या नहीं देने, ये तो उनका क्वेश्चन ही नहीं है। इसकी अहमियत है बिल ऑफ एक्सचेंज की इस शक्ल में। अब वसीला मुबादला क्या होता है। पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जीडीपी क्या होता है। इस वक्त हमारे ज़र मुबादला पाकिस्तान का कितना है, ममालिक कैसे चलते हैं। जीडीपी जापान का, अमेरिका का बहुत ज्यादा क्यों है, पाकिस्तान का थोड़ा क्यों है। करेंसी ऊपर नीचे क्यों होती है। 1 जुलाई को जो नोटिफिकेशन होता है फेडरल गवर्नमेंट करती है, किस कानून के ताबे, 30,630 ग्राम सिल्वर। क्यों इसकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। यही देखें आप, कभी इसकी कीमत 14 लाख 15 लाख थी, कभी 25 लाख 27 लाख 21 लाख ऊपर नीचे हो जाती है। ये वो सवाल आते हैं जिनका जवाब अपने तौर पर ढूंढना है। आप लोग माशाल्लाह सिविल जज के उम्मीदवार हैं, प्रोसिक्यूशन के। ये जनरल बातें हैं, आम बातें हैं। सकारने वाला क्या होता है, सकार उर्दू में क्या कहते हैं। बिल की वसूली, हुंडी वसूल करने वाला। करेंसी, सिक्के, बॉन्ड्स, सेविंग सर्टिफिकेट, तरसील ज़र करना। मालियाती आला क्या है, ये हुंडी का निज़ाम क्या है। पैसे अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने हैं, पहुंचाने हैं, तो उनका क्या तरीका फॉलो किया जाता है। हुकूमतें, कंपनियां किस तरह, आप बैठे हैं पाकिस्तान में, फैसलाबाद में, अमेरिका में, जापान में कोई गाड़ी पसंद आ गई है, पैसे वहां किसी के पास भेजने हैं, क्या करेंगे, कौन सा जरिया इस्तेमाल होगा। ये जो हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, पता नहीं आप लोगों के सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारी चीज़ों के लिए ना उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। लेकिन मैंने उससे भी बढ़ के बात कर दिया रियासतों की, मुल्कों की, कि मुल्क इस पर कैसे चलते हैं। अब ये पिक आप लोगों के सामने आ रही है हुंडी की, 2500 रुपये इंडियन हुंडी। ये जो आप लोग सर्टिफिकेट रखते हैं, सेविंग प्राइस बॉन्ड्स वगैरह ले लेते हैं, ये क्या है। अब इंडियन हुंडी, हुंडी पर जरा खुद तहकीक कीजिएगा। तो अब हम आ जाते हैं, मुख्तसर आप लोगों को जजमेंट सारा बता दिया, ब्रीफ फैक्ट्स भी सारे बता दिए। अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं आर्टिकल 114 की तरफ, जो आज का असल सबक है। पहले तमहीद बांधी है।
When one person by his act, declaration, omission intentionally caused टू अनदर पर्सन, अब पहले को अलहदा कर लें, जब कोई एक शख्स अपने फेल से, कौल से, ओमिशन को ना सेंस में कहें कि बंदा किसी को रोक देता है। मैं मिसाल दे रहा हूं ना कि कोई मेरा दोस्त है, वो जायदाद खरीदना चाहता है, उसका सौदा हो रहा है, मैं कहता हूं नहीं मैंने जमीन बेचनी है तो आप वो सौदा ना करें, खुद से लीजिएगा, ये इसमें ओमिशन के मीनिंग में आएगा। इंटेंशनली कहा, नियतन कहा है किसी को कोई काम करने का या किसी को रोकने का, क्या टू बिलीव आ थिंग टू बी ट्रू। अब इसकी जो मिसाल दी है ना, अब एक बंदा, अल्लू को आप समझ रहे हैं, अब अल्लू बल्लू को कहता है कि मैंने जी जमीन बेचनी है, बल्लू समझता है कि अल्लू के नाम जमीन है, कहता है कितने की, कहता है जी 30 लाख की, 2 एकड़, मिसाल दे रहा हूं। अब बल्लू साहब बेचारे अपनी सारी भैंसें बेच देते हैं, बीवी के जेवर बेच देते हैं, और भी दीगर जितनी भी उनके पास कीमती अशिया हैं, कोई जमीन थोड़ी बहुत बेच देते हैं 2-4 लाख की, सारा अपना माल असबाब बेच बटा के पैसे इकट्ठे करते हैं, तो सौदा होने लगता है, पता लगता है अल्लू साहब कहते हैं कि जमीन तो मेरे नाम ही नहीं है, ठीक है जी नहीं है, कोई मसला नहीं है। मीनवाइल फर्ज किया अल्लू का बाप फौत हो जाता है, अब प्रॉपर्टी अल्लू के नाम हो जाती है, तो कानून कहता है कि अल्लू यू आर स्टॉप्ड, आप भाई रोक गए हैं। कैसे रोक गए हैं, जो वादा किया था उस पर कायम रहो, अब प्रॉपर्टी आपके पास आ गई है। ये है लॉ ऑफ एस्टॉपल की सारी स्पिरिट। अब दूसरे बंदे का कहा ना कि उसने उस बिलीफ पर सारा अमल किया, अब इसके अल्लू खुद भी और इसके वर्षा भी पाबंद हैं। यही बात अदालती प्रोसीडिंग में भी ले ली गई है, जो सारी मिसालें आप लोगों को दे रहा हूं। प्लीडिंग में अमूमी होता है समर साल्ट किसे कहते हैं, कि भाई वहां आप कलाबाजियां नहीं खा सकते, जो एक बात की है इंसानों की तरह, मुसलमानों की तरह उस पर कायम रहें, ये तेजियां चलाकियां ना दिखाएं अदालत में, अदालत को सब पता है। अब जज साहब माशाल्लाह खुदा की रहमत से हमारे नए जज साहब होते हैं, पहला दूसरा साल होता है, जो बंदा 100 200 400 बंदों को डेली डील करता है, इतने केसेस फाइल उसके हाथों से गुजरती हैं, क्या वो उन चलाकी होशियारियों में आ जाता है। वैसे भी मुल्की कानून तकाजा है इस मनसब का कि जज साहब के फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, सलीव्स वाली जो बात लिखी गई है, इतनी प्रूडेंस आ जाती है जज साहब में कि वहां ये चलाकियां तेजियां दिखाने की जरूरत नहीं है जब ये अदालत में मामला जेरे बहस आते हैं। अब 115 को आप सुन लें, नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अलाउड। भाई किसी टेनेंट को ये अलाउ नहीं है, किराएदार को, कि जब उसने मसलन फर्ज किया ना, एक दुकानदार है, किराएदार है, किसी से इसने जायदाद ली है, टेनेंट है, अब ये लैंडलॉर्ड को नहीं कह सकता कि भी इसकी आपके पास मलकियत है, नहीं, अपनी बात से नहीं फिर सकता, जो रेंट डीड है उसके मुताबिक ही अमल करेगा, तेजियां चलाकियां नहीं दिखाएगा। अब इसके साथ मैंने जानबूझ के थोड़ा सा हिंट दिया है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009, पहले दूसरा 59 वाला था, अर्बन रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस था शायद, उसमें बहुत ज्यादा मामला लिंगर ऑन हो जाते थे, उसमें जो मसूल रहता कहते ये तो मालिक ही नहीं है, प्ली ले ली, सीपीसी एप्लीकेबल था, क्यूएसओबी, तो कई साल रुलते रहते थे। बहुत ज्यादा तहकीक के बाद ये नया कानून इसलिए गया तो ये तो इसमें स्पीडी प्रोसीडिंग है, समरी प्रोसीडिंग है, वो प्ली नहीं ले सकता, यही बात करेगा कि ये रेंट डीड है, रजिस्टर्ड लाजमी कंपलसरी कर दिया गया है, कि अब ये अमूमी तौर पर दावे आ जाते हैं एग्रीमेंट टू सेल के, जी जबानी मुआहदा हुआ था, किराएदार कहता है, उठा के मारते हैं दावा भी अमूमी तौर पर, लेकिन वो तो उसका फैसला ऑन मेरिट होना है ना, एग्रीमेंट टू सेल का मिसाल दे रहा हूं, लेकिन उसमें रेंट में इस तरह की वो रेंटेड प्रेमिसेस के तहत जो रेंट ट्रिब्यूनल साहब है ना, उनके सामने कार्रवाई चल रही होती है, उसमें ये प्ली नहीं ले, फरलू प्ली अब समझते हैं कि मैंने जबानी लिया हुआ है, अगर जबानी किया तो आप बकायदा अपना वो आपकी जो लीगल रेमेडी है उसके तहत जाएं, यहाँ प्ली नहीं ले सकते। अब ये लाइसेंस लाइसेंसी वही असूल है, आप लीज को लीज, लेसी, लाइसेंसर, लाइसेंसी, इसको देख लें, सेम प्रिंसिपल है। अगर बंदे ने किसी ने लीज पर कोई प्रॉपर्टी ली है और लीज की वो टर्म्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, ड्यूरेशन होती हैं, कल को ये नहीं कह सकता कि मैं इसका मालिक बन गया हूं,
यह जी 115 की स्पिरिट। अब आप 116 को देख लें। नो एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब पता है क्या, ये जो चेक है ना बिल ऑफ एक्सचेंज में आता है, ये इसकी अकसाम आप देख लें ना, इसकी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, और कौन सा होता है, इसकी मुख्तलिफ अकसाम है। अब जो बंदा, किसी ने चेक किसी से लिया, मिसाल दे रहा हूँ, कोई पेमेंट दिया, जो भी मामला था, पैसे निकलवा लिए, कल को जब कोई मामला आता है तो वो ये नहीं कह सकता था कि अब जैसे पैसे लिए हुए हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, आगे मिसाल दूंगा इसको मजीद समझाने के लिए। अब एक बंदे ने, मिसाल दे रहा हूँ, किसी से उधार ली, उधार में उससे चेक ले लिया, वो कैश करा लिया। अब उसकी लीगैलिटी पर नहीं जा सकता कि इसके दस्तखत ही नहीं है, इसका चेक ही नहीं है, उठा के मारते हैं परे। अरे ये करने वाली बात करो। पैसे निकलवाए हैं इस अकाउंट से, हाँ जी निकलवाए हैं, और कोई बात ही नहीं है, जैसे 489F में अमूमी तौर पर होता है। लेकिन अदब के साथ उसको ज्यादा ना डिटेल में ले जाइएगा, वो एक और बात खुल जाती है। चेक्स होते हैं ना अमूमी तौर पर साइन सिग्नेचर असल होते हैं, यही कहते हैं जी हाँ जी चेक दिया था उधार की मद में तो दो पैसे, और इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती। अब सुने, नो एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी अलाउड टू डिनाई द अथॉरिटी ऑफ ड्रायर। ड्रायर कौन है, जिसने चेक दिया है, ड्रायर, ड्राई, बेली और लाइसेंसी सेम प्रिंसिपल। अब जो जजमेंट आखिर में देखा ना, बेलमेंट क्या होता है, बेलर कौन सा होता है, बेली कौन सा होता है। अमानतन, अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जरा वाजे तौर पर देखेंगे, जब आप किसी से कोई चीज लेते देते हैं ना, तो मालिक नहीं बन जाता। मिसाल दे रहा हूँ कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता हूँ घर का, मुझे कोई चीजें जरूरत हैं, मिसाल के तौर पर जो आज का रेंट पे हमें मिल जाती हैं कंस्ट्रक्शन से मुतलका, वो मुख्तलिफ के इसके औजार होते हैं ना लोहे के, वो जो इस्तेमाल करते हैं अमूमी तौर पर, जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, अक्सर शहरों में यही होता है। तो अब आप जैसे लेके हैं, आप उसे अपनी मलकियत नहीं कह सकते, उससे सबूत नहीं मांग सकते कि ये आपकी हैं या आपने कहां से ली थी, ये तो आपकी ही नहीं है। वेरी सिंपल। बेल, बेली, बेलर किसे कहते हैं, लाइसेंसी पर भी कोई इसका इस असूल का इतलाक है। इस हद तक आप इसको समझें। अब इसकी ना एक्सेप्शन जो है ना, वेरी सिंपल, वो अब मैं आपको देने लगा हूँ। कैसे एक्सेप्शन कहाँ है, जब उस बंदे का बिलीफ हो जाता है। मिसाल बहुत गौर से सुन लें। अब देखें कि चंपू ने अल्लू से 50,000 रुपये लेना है, चंपू ने अल्लू से 50,000 रुपये लेना है। अब बल्लू ने अल्लू से 50,000 लेना है। लिखते हैं, गौर से सुने। बल्लू ने अल्लू से 50,000 लेना है। अब इनका आपस में जुबानी तय हो जाता है। क्या जुबानी तय होता है, अल्लू ने बल्लू से 50,000 लेना है, मिसाल दे रहा हूं मैं। अब देखें ना, 3 लोगों को आप फर्ज कर लें। अब चंपू ने अल्लू से लेना है, अब अल्लू ने बल्लू से लेना है। अब अल्लू बल्लू को कहता है कि आप चंपू को 50,000 का चेक दे दो भाई, तो आपने मेरे पैसे देने हैं, जबानी तय हो जाता है। अब बल्लू साहब 50,000 का चेक चंपू को दे देते हैं, चंपू ने पैसे कैश करा लिए, घर आ गया। अब बल्लू खड़ा हो जाता है, 50,000 रुपये मेरा उधार दो। भाई ये चालाकी नहीं चलेगी, ये होशियारी नहीं चलेगी। हालात वाकयात कुछ और हैं। मिसाल वैसे ही दी है आप लोगों को समझाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को, आप लोगों की हामी और नासिर हो। अगर कोई मजीद सवालात होंगे तो बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।